चालू कर सब क्या? अभी हम पढ़ रहे हैं स्टोर रिसिप्ट। पिछली बार भी क्लास स्टार्ट हुई थी, स्टोर रिसिप्ट में डॉक्यूमेंटेशन हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे। अब फंक्शन, एक्टिविटीज और रिसिप्ट पढ़ना इसलिए जरूरी कि जैसे एक हमारा सबसे पहले तो मटेरियल आएगा, तो किस तरीके से मटेरियल आ रहा है। तो आईजीपी बनी, आईजीपी के बाद में एमआईएस बनी, एमआईएस रिसिप्ट वाउचर बना। तो इसका कैसे कैसे आएगा, ट्रक से आएगा, ट्रेन से आएगा, सी से आएगा, बाई एयर आएगा, तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बाई रोड आएगा सबसे पहले। सबसे पहला एक तरीका है बाई रोड का। अधिकतर सामान हमारा बाई रोड आता है, उसको रिसीव करना पड़ता है। तो कंसाइनर और कंसाइनमेंट और कंसाइनी तीन अलग अलग चीजें हैं। तो कंसाइनमेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि जो सामान आ रहा है, जा रहा है, बक्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसको कंसाइनमेंट बोला जाता है। बक्सा है, ट्रक है, जो सामान आ रहा है, तो उसको कंसाइनमेंट। और कंसाइनी मतलब कि जहां पे माल पहुंच रहा है। और कंसाइनर मतलब कि जिसने सामान भेजा, वो कंसाइनर। तो कंसाइनर जब सामान भेजता है तो एक लॉरी रिसिप्ट, जब इसे बाई रोड भेजेगा तो लॉरी रिसिप्ट बना करके भेजता है। और इसके बाद में यदि ब्रोकन है, टेम्पर्ड है, ओपन कंडीशन में है, तो इसका ओपन डिलीवरी भी ली जा सकती है, एक्सेप्ट की जाती। इन द एब्सेंस ऑफ लॉरी रिसिप्ट, आइटम विल बी कलेक्ट अगेंस्ट इंडेमनिटी बॉन्ड। यदि लॉरी रिसिप्ट नहीं है, लॉरी रिसिप्ट नहीं है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड के अगेंस्ट में माल को रिसीव किया जाता है। पहले पिछली क्लास में इंडेमनिटी बॉन्ड का हिंदी बताया था, पूर्ति बंधक पत्र, है ना। तो दिस कंसाइनमेंट आर क्लियर्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम ट्रांसपोर्टर गोडाउन। कई गोडाउन से कलेक्ट किया जाता है विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड। जब मतलब किसी कंसाइनर ने सामान भेजा है, तो डायरेक्टली आपके फैक्ट्री ना भेज करके कंसाइनर ने भेजा हुआ आपके शहर के जो ट्रांसपोर्टर के पास में। तो ट्रांसपोर्टर अपने गोडाउन में सामान रखता है, आपको गोडाउन से सामान उठा के लेके आना। यदि ज्यादा दिन तक सामान पड़ा रहता है तो डेमरेज चार्जेस वो लेता है, जो ट्रांसपोर्टर है, अपने यहाँ सामान रखने का। तो ये जो कंसाइनमेंट आता है अलग अलग, यदि सिस्टर फैक्ट्री से आता है, तो इस तीन प्रकार से आता है। इसको डिस्कस करते हैं। बाई रोड में जो आ रहा है सामान, तो एक तो प्रीपेड बेसिस, मतलब कि जहां से भेजा गया है वहां पेमेंट कर दी गई है, और वहां से लॉरी रिसिप्ट भेज दी गई आपके पास। आप सीधे लॉरी रिसिप्ट दीजिए ट्रांसपोर्टर को और अपना सामान उठा लीजिए। और दूसरा होता है टू पे बेसिस, मतलब कि आपको जब सामान उठाने जाना है तो लॉरी रिसिप्ट उसको देंगे, और जितना भी फ्राइट एंड हैंडलिंग चार्जेस है वो उस ट्रांसपोर्टर को देंगे, तब माल उठाएंगे वहां से। और तीसरा तरीका होता है कि आप सामान तो उठा लीजिए, उसके बाद में जो ट्रांसपोर्टर ने बिल दिया उसको बिल पेमेंट बाद में करेंगे। तीन प्रकार से उस ट्रांसपोर्टर को पेमेंट होती है। अब सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है बाई रेल। बाई रेल, अब जब आप सामान मंगाते हैं तो
कंसाइनी ऑन फ्राइट प्रीपेड बेसिस ओनली। जैसा आपको मालूम, आप भी कोई सामान बुक करते होंगे, पार्सल करते होंगे, तो आपको पहले ही पेमेंट कर देनी पड़ती है। तो रेलवे वैसे ही फैक्ट्रीज को भी ट्रीट करता है, वो पहले से ही प्रीपेड मतलब कि पैसा ले लेता है उस माल के अगेंस्ट में जहां से भी बुक किया गया है। और एमसी नोट के आधार पे, एमसी नोट का मतलब मिलिट्री क्रेडिट नोट के आधार पे भी सामान वो बुक कर लेता है। मिलिट्री क्रेडिट नोट एक प्रकार का क्रेडिट नोट है जो कि आर्मी के द्वारा इशू किए जाती बुकलेट है। वो बुकलेट में आप मतलब फैक्ट्री की तरफ से लिख करके दिया जाता है कि हाँ इतने माल का इतना पैसा हुआ, तो वो बुक वो मिलिट्री क्रेडिट नोट से आर्मी से क्लेम करता है रेलवे। इस स्थिति में भी इफ एनी पैकेज फाउंड ब्रोकन, टेम्पर्ड, ओपन कंडीशन, तो ओपन डिलीवरी ली जाती है। एक वर्ड ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट, जब आप सामान उसको देते हैं रेलवे को, तो रेलवे एक रिसिप्ट जारी करता है, उसको बोलते हैं ORR के रूप में। तो ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट रेलवे अथॉरिटी देता है। These consignment are to be cleared collected from railway premises। मतलब कि यहाँ से जबलपुर से भेज दिया, मान लीजिए किसी चांदा भेजा, तो जबलपुर वाला स्टोर का जो अथॉरिटी वाला बंदा रहता है, उसको ओरिजिनल रिसिप्ट मिलती है। ये ओरिजिनल रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट चांदा भेज दिए जाते। चांदा में ओरिजिनल रिसिप्ट दिखा करके चांदा वाला एम्प्लॉय जो है माल रेलवे के उधर से, रेलवे स्टेशन में जहां से भी माल मिलना है, पार्सल ऑफिस हो, जैसा जो भी वहां का अरेंजमेंट है, वहां से ड्रॉ करता है। यदि ज्यादा दिन तक माल विद इन टाइम पीरियड उनका रहता है, उठा लेता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो वहां पे भी डैमरेज चार्जेस वो लेते हैं। और यदि ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट नहीं मिली तो अगेंस्ट इंडेमनिटी बॉन्ड भी माल उठाया जा सकता है। बाई ईयर में भी रेलवे के जैसा है, प्रीपेड बेसिस या पे बेसिस पे सामान भेजा जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट एयर वे बिल कौन इशू करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयर वे बिल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एयरपोर्ट का है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको ड्रॉ करता है, वो बना करके देती है। कंसाइनर को कंसाइनर इसकी कॉपी भेज देता है। कंसाइनी जो रिसीव कर जहां जिसको रिसीव करना है, तो वो ओरिजिनल दे करके एयर बिल वहां से माल को लेता है। तो यदि कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन मिलना है, तो कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। इसके साथ में कॉपी ऑफ इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट भी भेजी जाती है along with एयर वे बिल। तभी वहां से मतलब कंसाइनी पूरा का पूरा माल को रिसीव कर सकता है। आफ्टर क्लियरेंस ऑफ कंसाइनमेंट, item will be collected either by the factory vehicle or civil truck. If the consignment are not cleared and collected by the consignee within reasonable time frame, damage, जब यदि आपने वहां से सामान नहीं उठा, तो किसी के हाथ से भी आप सामान नहीं उठाएंगे तो रीजनेबल चार्जेस लगे, चाहे बाई रेल हो, बाई सिविल हायर ट्रांसपोर्ट हो या बाई सी हो, तो कहीं पे भी सामान रखा रहेगा तो वो डैमरेज चार्जेस लेते हैं। आप ये मान लीजिए सब सारी मतलब मोड में यही आएगा। आप बाई मतलब कि यदि जो आप टूटा फूटा या ओपन आता है तो ओपन डिलीवरी भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी मान लीजिए रेलवे है, तो रेलवे ने आपने जहां से बुकिंग हुआ वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या बाई एयर वाले ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिया था बुक करते वक्त, यदि कंसाइनी के पास में नहीं है तो उसको यदि सामान लेना है
तो उसके अगेंस्ट में वो इंडेमनिटी बॉन्ड दे। तो सबके साथ में ओपन डिलीवरी जुड़ा हुआ है, इंडेमनिटी बॉन्ड जुड़ा हुआ है और ओपन डिलीवरी जुड़ा हुआ है सबकी जगह। तो इसी प्रकार बाई सी से भी जब सामान आता है, तो बाई सी से सामान आता है तो इसके लिए जो सामान आया तो एम्बार्केशन हेडक्वार्टर से ही डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो फ्राइट चार्जेस हैं तो प्री पे किया जाता है, जहां से भी माल भेजा गया है तो प्री पे बेसिस पे या पेड बेसिस पे दिया जाता है। अब जहां से भी सामान भेजा गया तो वो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट भेजेंगे, सारी डिटेल भेजेंगे। आप यहाँ मान लीजिए बाई सी से तो फॉरेन से ही आएगा या आप फॉरेन भेज रहे हैं, तो यदि बाहर से आ रहा है तो उनके डॉक्यूमेंट आपके पास पहले पहुंच जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे वहां पे एयरपोर्ट सी में एम्बार्केशन हेडक्वार्टर पे, तो ही माल आप ड्रॉ कर पाएंगे। यदि आप भेज रहे हैं तो एग्जम्पशन ऑफ सर्टिफिकेट, कस्टम ड्यूटी सर्टिफिकेट, ये भी बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही इशू करेगा। तो इसके साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में इनवॉइस कॉपी, पैकिंग लिस्ट शुड बी प्रोड्यूस टू शिपिंग अथॉरिटी अलोंग विथ बिल ऑफ लेडिंग। इसके बाद में आपके नाले में बाई सी से आया है तो आपको अपने ट्रक या प्राइवेट ट्रक से ही माल वहां से उठा करके लाना पड़ेगा। आप बाई सी से तो अपनी फैक्ट्री तक लाएंगे नहीं। तो वही लिखा, आफ्टर क्लियरेंस ऑफ कंसाइनमेंट आइटम विल बी कलेक्टेड आइदर बाय द फैक्ट्री व्हीकल और सिविल ट्रक। मतलब कि किसी भी माध्यम से आपको कलेक्ट करना है वहां से सामान। और फ्री टाइम मिलता है तो उसी के अंदर आपको सामान खरीदना, अदरवाइज डेमरेज चार्जेस लगेगा। यहाँ पे भी वही चीज आ गई बाई सी में भी। इसमें दो तीन एनसी एंटिसिपेटेड आउट टर्न रिपोर्ट, इसके बारे में एटीआर, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए। तो ये क्या होता है कि एम्बार्केशन हेडक्वार्टर एक बताता है अथॉरिटी कि कब तक ये अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ अराइवल ऑफ कार्गो, वेसल नेम, पैकेज डिटेल और फॉर टाइमली क्लियरेंस के लिए जो एक रिपोर्ट देता है इसको, जहाँ पे माल आ रहा है उसको, तो उसको बोला जाता है एंटिसिपेटेड आउट टर्न रिपोर्ट। यहाँ पे आउट टर्न रिपोर्ट वो नहीं है कि आपका काम हो मतलब कम काम हुआ। यहाँ पे एंटिसिपेटेड आउट टर्न रिपोर्ट एम्बार्केशन हेडक्वार्टर के द्वारा इशू हो रहा है। उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ अराइवल ऑफ कार्गो या वेसल का नेम, किस जहाज से आ रहा है, पैकेज क्या आ रहा है, उसका डिटेल पूरा दिया जाता है, जिससे कि आप के पास में पूरा सामान मतलब कि डॉक्यूमेंट रहे और आप माल तुरंत टाइमली विद इन टाइम फ्रेम उठा लेनी। अदरवाइज आप मतलब कि फैक्ट्री के ऊपर वो लग जाएगा डेमरेज चार्जेस। इसके बाद में फाइनल आउट टर्न रिपोर्ट, जब क्लियरेंस हो गया, डिस्पैच ऑफ ऑल कंसाइनमेंट शिप्ड पर एम्बार्केशन अथॉरिटी विल प्रिपेयर फाइनल आउट टर्न रिपोर्ट। मतलब कि यहाँ पे जब पूरा क्लियरेंस हो गया, डिस्पैच हो गया माल, तो एम्बार्केशन अथॉरिटी एक फाइनल आउट टर्न रिपोर्ट भेजती है। उसमें क्या क्या रहता है, उसमें भी वही चीजें रहती हैं कि पर्टिकुलर वेसल, particulars of vessel and distribute copies to all concerned. This is final information regarding the disposal of cargo arrived by the vessel. मतलब कि जो आपका सामान आ रहा है उसका
फाइनल जो रिपोर्ट है कि कब तक मतलब कि सामान आ रहा है उसकी डिटेल दी जा रही है। तो इस पर फाइनल आउटकम रिपोर्ट में रहता है ये डिटेल। SIT मैंने उस दिन बता दिया। आइटम्स आर डिफरेंट, ये नहीं, ये बीच में दूसरा था ये। इसमें तीन चार वर्ड्स आ रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं, तो इसको भी और नोट कर लीजिए आप लोग। ये शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। FOB, फ्री ऑन बोर्ड। FAS, फ्री alongside ship। CIF, cost, insurance and freight। C&F, cost and freight। जब ऑर्डर प्लेस किया जाता तभी ये लिख दिया जाता कि किस तरीके से मटेरियल को मतलब कि सप्लाई की जाएगी। FOB बेस, FA बेस। तो यदि C और D प्रकार का है तो इसमें सप्लायर विल नॉर्मली बी फ्री टू सेलेक्ट द शिपिंग लाइन फॉर डिस्पैच ऑफ कंसाइनमेंट। मतलब इसमें जो सामान भेज रहा वो फ्री है कि आपका कंसाइनमेंट किस शिप के द्वारा भेजा जाए। C&D, यहाँ पे CIF और C&F, इसके आगे लिख लीजिए कि कंसाइनर फ्री है कि वो किसी भी मतलब कि उससे जहाज से आपका सामान भेज सकता है। FOB एंड FAS। इसके अलावा FOB FAS कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो इसमें ये रहता है टर्म कंडीशन कि आपको इंडियन शिपिंग लाइंस के द्वारा ही भेजा जाएगा सामान। दोनों में अंतर यही है, पहले इंडियन शिपिंग लाइंस FOB और FAS वाले में, और दूसरे वाले में C&D में, दोनों केस में मतलब कंसाइनर को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी तरीके से भेज सकता है, और पहले दो केस में इंडियन वेसल से ही भेजना है। शिपिंग अरेंजमेंट कौन करता है? शिपिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, न्यू दिल्ली। जब FOB FAS बेसिस पे सामान लाया जा रहा है या भेजा जा रहा है थ्रू देयर फॉरवर्डिंग एजेंट। ये लिख लीजिए बस। ये एड्रेस दिया हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। FOB और FAS वाले में टू बी शिप्ड ऑन इंडियन वेसल वाली जो कंडीशन बताई थी, यदि इंडियन वेसल उपलब्ध नहीं है तो शिप्ड बाय
इंडियन वेसल फेलिंग दैट, यदि आपके पास मतलब कि जो भेज रहा है सामान तो उसके पास में इंडियन वेसल उपलब्ध नहीं है, तो उसके अलावा एक कंडीशन और जुड़ती है कि वो नॉन पाकिस्तानी वेसल हो, और ऐसा भी कोई वेसल जिसमें पाकिस्तानी क्रू मेंबर हो, उस वाले वेसल में आपका सामान नहीं भेजा जाएगा। ये कंडीशन जुड़ी हुई है, यदि इंडियन वेसल उपलब्ध नहीं है तो नॉन पाकिस्तानी भर होना चाहिए। तो तीनों मोड हो गए आपके, बाई रोड, बाई एयर, बाई सी। इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, स्टोर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, अब वो थोड़ा सा कि एक कॉपी ऑफ सप्लाई ऑर्डर, जब सप्लाई ऑर्डर हो गए मतलब कि पीवी के द्वारा सप्लाई ऑर्डर हो गया, तो उसकी कॉपी हर मतलब कि एक स्टोर में भी आती है, एक क्यूएमएट में भी आती है, तो उसके हिसाब से चीजें बनती हैं। तो मतलब कि डॉक्यूमेंट बनता है, लिंक होता है। तो एज सून एज द आइटम रीच द मेन गेट, आईजीपी बनेगी। इन्वर्ट गेट पास, तो इन्वर्ट गेट पास पे क्या क्या रहेगा, आईजीपी नंबर एंड डेट, नेम ऑफ सप्लायर, सप्लाई ऑर्डर नंबर एंड डेट, नंबर ऑफ आइटम सप्लाइड एंड डीसी नंबर एंड डेट। तो ये बनता है गेट पे से बाय द सिक्योरिटी अथॉरिटी फॉर पासिंग इन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न्ड स्टोर कीपर to see the external internal damages of package either item after unloading the package। मतलब कि ये आ गया रिसिप्ट बॉन्ड का काम, रिसिप्ट बॉन्ड का आदमी वो देखेगा कि पैकेज कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। इन द आइटम आर फाउंड एज पर चालान सप्लाई ऑर्डर, द सेम विल बी अकाउंटेड बाय मींस ऑफ DIA आफ्टर कंप्लीशन ऑफ all formalities। After opening of packages, the following discrepancy can be seen। मतलब कि जब ओपन कर दिया आपने तो इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ आइटम, शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी, आइटम फाउंड इज डैमेज, ब्रोकन कंडीशन, या कोई दूसरा सब आइटम आ गया है। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो डिस्क्रिपेंसी कैसे दूर की जाती है, ये हम डिस्क्रिपेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट बनाई जाती है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट भी कौन बनाएगा, रिसिप्ट ग्रुप बनाएगा, और एक्सेप्टेड रिजेक्टेड वो सारी चीजें बना करके डिटेल वगैरह बना करके रिसिप्ट वाउचर बनाया जाएगा। तो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट के बारे में हम जब डिस्क्रिपेंसी वाला चैप्टर है तो वहां पे पढ़ेंगे। अब जब क्यू से एक्सेप्ट हो गया तो वो रिसिप्ट वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगी एमआईएस। एमआईएस कन्वर्ट हो गई तो रिसिप्ट वाउचर की कॉपी कहाँ कहाँ भेजी जाती है, अकाउंट डिपार्टमेंट को एक भेजी जाएगी, एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, एक कॉपी रिकॉर्ड रूम में अपने पास में रखी जाएगी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके बारे में फिर से वो स्लाइड आ गई है कि जब हम सामान भेज रहे हैं, लाने या ला रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीके से मतलब की बात की जाती है। तो उसमें उसको बताना पड़ेगा साइज ऑफ पैकेजेस क्या है, वेट ऑफ पैकेजेस क्या है, नंबर ऑफ पैकेजेस कितने डिस्पैच हो रहे हैं थ्रू कंटेनर, साइज ऑफ कंटेनर, ये सारी चीजें बताई जाती हैं।
तो ये जनरल चीजें हैं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं। जो जैसा हम आप अपना सामान भेजने के लिए करते हैं, कंसाइनमेंट यदि ट्रक से भेज लाना है या ले जाना है, तो उसको अथॉरिटी मतलब कि ट्रांसपोर्टर को बताना पड़ता है। वही चीजें हैं यहाँ पे। टर्म्स कंडीशन ये इसकी जरूरत नहीं है। अब स्केलेटन लिस्ट हमने कई बार पढ़ा कि स्केलेटन लिस्ट बनाई जाती है स्टोर के द्वारा। तो ए लिस्ट ऑफ ऑल स्टोर डॉक्यूमेंट जनरेटेड एंड फॉरवर्डेड टू एलओ ड्यूरिंग ए मंथ, मतलब कि महीने में एक बार भेजा जाता है। जैसे ही महीना खत्म होता है उसके जस्ट बाद में अकाउंट ऑफिस को पूरी लिस्ट भेजी जाती है स्टोर के सेक्शन के द्वारा। उसमें क्या क्या रहेगा, यदि कोई डॉक्यूमेंट विच आर नॉट फॉरवर्डेड, कैंसल डॉक्यूमेंट, पेंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ वेरियस मंथ आल्सो अपीयर इन स्केलेटन लिस्ट। तो स्केलेटन लिस्ट एक अंडरलाइन कर लीजिए, स्केलेटन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, रिसिप्ट वाउचर का नंबर्स रहेंगे, कितने नंबर्स के रिसिप्ट वाउचर बने, सीरीज रहेगी, इशू वाउचर कितने बने, डिमांड नोट, रिटर्न नोट, इंस्पेक्शन नोट, सीआरबी, सीआईबी, एक्सपेंस वाउचर, ईओ prepared and forwarded during a month which is tedious process। आज ये पहले मैनुअली बनती थी, आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम से जनरेट होकर के बनती है। तो ये स्केलेटन लिस्ट की जरूरत कहाँ पे आती है, जब पीएसएल जनरेट करते हैं अकाउंट ऑफिस पे। तो पीएसएल ऑनलाइन से जनरेट होकर के आ रहा है आपके आईटीसी सेक्शन के द्वारा में, किसके ईडीपी सेक्शन, अकाउंट के ईडीपी सेक्शन या अकाउंट में आ रहा है डेटा। तो उन दोनों के बीच में दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। आईटीसी अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, ये फॉक्स प्रो पे काम कर रहा है अकाउंट का सॉफ्टवेयर। तो दोनों में लिंकेज करने के लिए कि एक्चुअल कितना मतलब कि जो पीपीसी से मिला डेटा और जो इसने स्केलेटन लिस्ट से मिला डेटा वो बराबर है कि नहीं है, वो देख करके इसको प्राइस स्टोर लेजर बनाया जाता है अकाउंट के द्वारा। पीएसएल, प्राइस स्टोर लेजर। डाटा शीट की जरूरत नहीं। हेलो सर श्रीकांत। मिलिट्री क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार बोलिएगा। एमसी नोट, मिलिट्री क्रेडिट नोट, क्या होता है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट ने एक बुकलेट दी रहती है, मिलिट्री क्रेडिट नोट के रूप में बुकलेट रहती है। उसको जो स्टोर का इशू ग्रुप है वो जारी करता है, इसको रेलवे को देता है। जैसे पैसा देना है उसको, 1,000 रुपए 1,00,000 रुपए देना है जो कंसाइनमेंट बुक किया मिलिट्री डिपार्टमेंट को, तो उसके अगेंस्ट में एमसी नोट इशू कर दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता। वो एमसी नोट के अगेंस्ट में आर्मी का जो अकाउंट ऑफिस है वो रेलवे को पेमेंट करता है एमसी नोट के अगेंस्ट।
Is it one type of bank guarantee? नहीं नहीं, बैंक गारंटी एक अलग चीज हो जाती है। अच्छा, एक प्रकार से वो उन्हें अथॉरिटी, जैसे आपको चेक दे दिया, हमने ब्लैंक चेक दे दिया, तो आप मान लीजिए कि आर्मी के द्वारा एक ब्लैंक चेक दे दिया गया है फैक्ट्री को, तो वो फैक्ट्री उसके उसे अमाउंट भर के वो रेलवे को दे देता है कि इतना पैसा आप आर्मी से चार्ज कर दो। तो वो आर्मी और रेलवे आपस में एक दूसरे से लेते रहते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी है कि इस मतलब कि इस पे कौन साइन करता है मिलिट्री क्रेडिट नोट पे? क्या ये ऐसे ही इशू कर दिया जाता है? किसी को मालूम है कौन साइन करता है? नहीं सर। ये थोड़ा सा मिलिट्री, शायद एमईएस एमईएस नहीं 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 एमईएस करता है क्या? नहीं 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 एमएस एमएस एमईएस तो अलग नहीं नहीं एमईएस नहीं, एक्चुअली सर इस- प्रूफ स्लिप लेने के बाद देखिए सर वो प्रूफ स्लिप लेने के बाद एमएस से वो अलग है क्या? वो चीज वो अलग है। यहाँ पे तो माल भेज रहे हैं आप रेलवे के द्वारा, आपने माल भेजा तो उसका पैसा देना है। तो वो आर्मी ने आपको एक चेकबुक दे करके रखी है, मान लीजिए मिलिट्री क्रेडिट नोट एक चेकबुक है, तो चेकबुक पे एक अथॉरिटी रहता है ना कि यही साइन करेगा तभी पैसा दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एथोराइज किया भूपेंद्र को और श्रीकांत साइन कर दे, तो उसका एक लेवल रहता है कि JWM या DO लेवल। तो DO लेवल है, जहां तक मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो वो साइन करता है स्टोडियो स्टोर का, स्टोडियो या अकाउंट नहीं स्टोर वाला साइन करेगा, है ना? स्टोर मैनेजर AWM, हाँ स्टोर मैनेजर है AWM, वो साइन करेगा। तो यही क्वेश्चन है इसमें, और कुछ? तो अगर साइन करेंगे क्या जितने जो चार्जेस रहेगा वो रेलवे को खुद ही दे देगा फिर? आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। हेलो, हाँ बोलिए। सर अगर जितना भी जो चार्जेस रहेंगे, जो आप बोल रहे हैं कि जो ब्लैंक चेक मतलब मिलिट्री क्रेडिट नोट बोलते हैं जो, हाँ हाँ तो उसको जितना भी चार्जेस रहेगा वो डायरेक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट मतलब AWM कर लो यार स्टोर इंचार्ज पे अथॉरिटी में ही वो क्रेडिट हो जाएगा रेलवे को। फिर से बोलिए। कौन? श्रीकांत, हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही थी उस समय। हाँ बोलिए। जैसे कि सर बोल रहे हैं कि इसकी अथॉरिटी AWM या तो स्टोर मैनेजर को रहता है। हाँ 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 तो ये एक्चुअली हायर अथॉरिटी के पास क्यों हो रहा है? मतलब कि एक स्टोर मैनेजर AWM को अगर वो उनके साइन पे क्रेडिट हो सकता है ये चीज, हाँ क्योंकि एक मतलब कि एक फंड क्रेडिट हो रहा है, मतलब आर्मी के अकाउंट से एक फंड क्रेडिट हो रहा है रेलवे हाँ के अकाउंट पे। हाँ हाँ मतलब कि इसके साइन से उसमें मतलब कि पैसा आर्मी पेड हो पाएगा कि नहीं? पेड होगा। हाँ पेड हो पाएगा कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, और उसी के साइन से पेड होगा। नहीं तो सर पहले ऐसे ही होता है कि GM का पहला अप्लाई होता है, फिर फॉर द GM के रेट में कोई AWM या तो JWM या तो ये साइन करते हैं। नहीं नहीं JWM तो नहीं है, स्टोर मैनेजर या AWM को ही एथोराइज करके रखा है। होता है। ये और देख लीजिएगा थोड़ा सा उसमें OM पार्ट 6 में, मैंने अभी नहीं देखा उसमें। ठीक है। तो आज लगभग हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई स्टोर प्रोसीजर की। सर इसमें भेजने की या कोई प्राइस लिमिट है? नहीं प्राइस लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा रैक जाता है, 20 डब्बे का 40 डब्बे का जो भी है वो जाता है। सर इसमें थोड़ा ये गैसेज इन सप्लायर सिलेंडर्स का थोड़ा ये बता दीजिएगा। ये अभी परचेस ऑफ आइटम्स ऑफ लाइक गैसेज, ये अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है, इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो बाद में बता देंगे, है ना। जैसे अभी मोटा मोटा चीजें अपन पढ़ ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकंड यूनिट हो गई। आवाज
हाँ, और कोई किसी का और कोई इसमें और डिटेल में और कौन सी बुक में है? मेरी बुक में है क्या? मैंने अभी वो अपनी वाली बुक नहीं दी। एक मिनट में फिर बंद होने वाला है ये 10 मिनट, 2 मिनट में, तो मैं तब तक अपनी बुक खोलता हूँ 2 मिनट पहले। सर बुक में लिखा है 1 मिनट रुक। मिलिट्री क्रेडिट नोट हाँ स्टोर मैनेजर गजेस्टेड AWM के द्वारा बनाया जाता हाँ है, साइन होते हैं। हाँ, तो बस और ये स्टोर मैनेजर द्वारा गजेटेड बनाया जाता है। गैजेटेड में DO AWM आ जाते हैं। हाँ, JWM से ऊपर वाले को गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। AWM को भी गेस्टेड ऑफिसर बोलते हैं। हाँ, इंक्लूडिंग JWM सर। हाँ, पर JWM को अभी हाँ, उसमें आप अभी वो लिख लीजिए कि मतलब कि उसको अथॉरिटी है। अभी मेरी बुक मेरी को नहीं दिखाई दे रही, कहाँ लिख, और बहुत दिन से उसको यूज नहीं किया ना। ऐसा स्टोर प्रोसीजर। हाँ, स्टोर प्रोसीजर है तो यही वाली, ये तो पुरानी वाली है। ये पुराने है सर, नया वाला है भी तो। 2016 वाली है। इसमें भी लिखा होगा नया नया वाला में कॉन्वेक लेंस कॉनकेव लेंस टाइप का लेटर है सर। हाँ, इनिशियल और स्टार्टिंग में बड़े बड़े और बीच में छोटे सा नए फ्रंट वाले। पेज का। अच्छा, ये तो पुरानी है। एक मिनट, सेकेंड यूनिट पे आ जाते हैं अपन यहाँ पे। ये अभी एक्सपेंस बाउचर ये डिस्कस हो रहा था, ये अभी दिख गया। तो जब सप्लायर द्वारा भेजे गए किसी सामग्री की टूट फूट हानि उसके निरीक्षण के दौरान हो जाती, तो उस मात्रा को स्वीकृत भंडार मान के स्टॉक चार्ज में लिया जाता है एवं तत्पश्चात एक्सपेंस वाउचर